एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ फोर्सेस की, और लॉ ऑफ फोर्सेस का ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस की। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फोर्स का इंट्रोडक्शन देखा था और टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात की थी, जिसमें हमने यूडीएल और यूवीएल इनके केसेस को भी डिस्कस किया था और इक्विवेलेंट पॉइंट लोड को भी डिस्कस किया था कि कैसे इनका कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, जिसको हिंदी में बलों की स्थानांतरणशीलता का नियम या फिर कहीं कहीं पर बलों की संचरणशीलता का नियम भी बोला जाता है। यानी कि जो फोर्स है ये ट्रैवल कर सकता है, इसको हम मूव कर सकते हैं, इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो ये नियम बताता है हमें। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। इसका स्टेटमेंट हम पहले देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द स्टेट ऑफ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड if the force acting on it is moved or transferred to another point on the object on its same line of action without changing its magnitude and its direction। मतलब एक फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात करी थी। इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से हम 3 को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और ऐसा करने से उस फोर्स की वजह से जो रिजल्ट मिल रहा होगा उस रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसा ये नियम हमको बताता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमको चेंज नहीं करना है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन यानी कि बल की क्रिया रेखा, मैग्नीट्यूड जो परिमाण होता है, एंड डायरेक्शन यानी कि दिशा, ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे हम किसी भी फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए। ये शिफ्टिंग कई बार क्वेश्चंस में या एनालिसिस करते समय हमको ज़रूरी होता है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज़ करना पड़ता है। ओके, जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज़ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स की होगी उसी लाइन ऑफ एक्शन पर आगे या पीछे शिफ्ट किया जा सकता है। जिस पॉइंट पर हम इसको दोबारा लगाएंगे वो पॉइंट उसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए जिस पर ये फोर्स पहले से लग रहा था। फोर्स की ना तो डायरेक्शन बदलेगी ना ही मैग्नीट्यूड बदलेगा। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। यहाँ पर ये एक ब्लॉक हमने लिया जिस पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन्स का। ये ब्लू कलर का जो एरो है ये दिखा रहा है कि पॉइंट ए जो है ऑब्जेक्ट पर या ब्लॉक पर, इस ए पॉइंट पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, और लाइन ऑफ एक्शन रेड कलर की डॉटेड लाइन है, दिस लाइन इज शोइंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन भी दिख ही रही है, हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रहा है ये फिक्स है। अब इस 10 न्यूटन के फोर्स को, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदले बिना हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर बढ़ा सकते हैं। ये देखिए आगे पीछे किसी भी पॉइंट पर, लेकिन इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट पर ही रहेगा। इसका जो इफेक्ट है वो पुश या पुल हो सकता है, कि अभी ये पुश कर रहा है इस येलो कलर के ब्लॉक को, और हम इसको अगर आगे बढ़ा देते हैं लाइन ऑफ एक्शन पर, जब ये इस पॉइंट पर आता है तो ये एक पुल फोर्स हो जाता है, यानी खिंचाव हो जाता है। ये तो बदल सकते हैं, लेकिन ये इसी ऑब्जेक्ट पर लगेगा और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन पर ही रहेगा, वो नहीं बदल सकते। तो ये है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। और इसको क्लियर करते हैं, तो इस नियम के अकॉर्डिंग अगर ये कंडीशन है और इसका कोई पर्टिकुलर एक रिजल्ट हमको मिल रहा है, तो वही रिजल्ट हमको इस कंडीशन में भी मिलेगा जब लाइन ऑफ एक्शन भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो पहले ए था वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अब बी हो गया है। अब ये जो फोर्स है ये बी पॉइंट पर लग रहा है, लेकिन देखिए डायरेक्शन सेम है। और यही रिजल्ट हमको इस कंडीशन में भी मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए सी पॉइंट भी ऑब्जेक्ट पर ही है, उसी लाइन ऑफ एक्शन पर है, उसी डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस की। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो फोर्स की बात की थी वहाँ पर एक सिंगल फोर्स की हम लोग बात कर रहे थे।
अब जब एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे होते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर, तो उन सारे फोर्सेस को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। यानी कि कभी भी बोला जाए कि देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पर या उस बॉडी पर एक से ज़्यादा बल कार्यरत हैं। ओके, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं एक कार है जिसको जो ए पर्सन है ये आगे की ओर खींच रहा है, आगे से खींच रहा है, बी पर्सन इसको पीछे से धक्का दे रहा है, सी और डी इस पर बैठे हुए हैं। तो जो बेसिक मैकेनिक्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, फोर्स की एनालिसिस करते हैं, तो अगर इस कार को हम इस ब्लॉक से शो कर रहे हैं, ग्रीन कलर के ब्लॉक से, तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स जो ए के द्वारा लगाया जा रहा है वो खींचा जा रहा है, यानी कि पुल फोर्स लगा एक, और उसकी डायरेक्शन ये है आगे की तरफ। पीछे की तरफ से एक पुश फोर्स लग रहा है जो बी पर्सन लगा रहा है, वो धक्का दे रहा है। सी और डी इस पर बैठे हुए हैं, तो उनके वेट की वजह से इन पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम एफ सी और एफ डी के नाम से यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। इसके अलावा कार का अपना भी कुछ वेट होगा, मान लेते हैं कि वो W है, और इसकी वजह से जो कार जब W वेट जो लग रहा है और इस पर जो भी वेट्स लग रहे हैं, इनकी वजह से जो ग्राउंड है या रोड है उसकी वजह से इस कार पर एक रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, इसको हम R मान लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट या कार पर लगने वाले जो टोटल फोर्सेज हैं वो यहाँ पर 6 फोर्सेज हो गए। इन फोर्सेज को कंबाइंड फॉर्म में अगर हम बोलेंगे तो इनको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर फोर्सेस का नेचर अलग हो सकता है, डायरेक्शन अलग हो सकती है, लेकिन कंबाइंडली जब हम बोलेंगे तो इस पूरे ग्रुप को बोलेंगे कि ये एक सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हों, लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिए। कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को कितने तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको क्लासिफाई करने के लिए जो क्राइटेरिया होते हैं वो डिपेंड करते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर, प्लेन ऑफ फोर्सेस पर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस पर। तो इनको समझने से पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है प्लेन ऑफ फोर्सेस क्या है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन हम समझ चुके हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी समझ चुके हैं, लेकिन ये प्लेन ऑफ फोर्सेस यानी कि बलों का समतल क्या है, इसको अगर हम समझ लें तो क्लासिफिकेशन को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्सेस को हम एक एरो से डिनोट करते हैं, यानी कि बल को एक एरो के द्वारा दर्शाया जाता है। तो एक ऐसा काल्पनिक तल, सच एन इमेजिनरी प्लेन ऑन विच, ये एरो जो है इसको हम लेटा हुआ मान सकते हैं। ऐसा जो इमेजिनरी प्लेन होगा उसको हम इस बल का या फोर्स का प्लेन या तल मान लेते हैं। जैसे इस कंडीशन में देखिए, जो ब्लू कलर का एरो है ये किसी फोर्स को दर्शा रहा है, दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग अ फोर्स, एंड दिस ग्रे कलर्ड plane is an imaginary plane on which this blue colored arrow which is showing a force is assumed to be lying on the plane. Okay, हम ये मान सकते हैं कि ये एरो जो है ये इस प्लेन पर लेटा हुआ है। तो ऐसा एक इमेजिनरी प्लेन जिस पर हम फोर्स को दर्शाने वाले एरो को पूरी तरह से उस पर लेटा हुआ मान सकते हो, ऐसे प्लेन को हम प्लेन ऑफ फोर्स कह देते हैं। तो चलिए अब इसके बेस पर अगर समझें, अगर यही एरो दूसरे तरीके से हमने दिखाया होता जैसे ये, तो यहाँ पर इसका जो प्लेन होता ये कुछ इस तरह से शो हो रहा होता। तो इनके आधार पर यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो किस तल पर लग रहा है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस का। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, उसके बाद ही हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस के क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ पाएंगे। तो अब यहाँ पर हम एक 6 समतलों से बना हुआ एक क्यूबॉइड ले लेते हैं। यहाँ पर टोटल 6 सरफेसेस होती हैं, हम जानते हैं क्यूबॉइड में। तो इन सारी सरफेसेस को हम एक एक प्लेन मान लेते हैं। ओके, अब इस क्यूबॉइड पर कोई 3 फोर्सेस हम कंसीडर करते हैं, लाइक ये F1, F2 एंड F3। सो दीज 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट सरफेसेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। ओके, यहाँ पर इस क्यूबॉइड को अगर हम ओपन करें तो एक कंडीशन हमें ये क्लियर होती है कि जो F1 और F2 हैं ये इसकी जो बैक साइड वाला ग्रे वाला जो प्लेन था उस पर एक्ट कर रहे हैं, जबकि F3 जो है ये फ्रंट वाले यानी सामने वाले प्लेन पर एक्ट कर रहा है। तो F3 का प्लेन
सामने वाला है, F1 और F2 का जो है ये बैक वाला है। तो अब इसके बेस पे अगर हम यहाँ पर आपको समझाना चाहेंगे कि कोप्लेनर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक ही तल पर कार्य कर रहे होते हैं, यानी कि जिनका प्लेन जो है वो कॉमन होता है, एक ही प्लेन पर एक्ट करने वाले फोर्सेस। जैसे ही इस डायग्राम में F1 और F2 हैं, तो F1 और F2 कोप्लेनर फोर्सेस हैं। जबकि अगर हम नॉन कोप्लेनर फोर्सेस को समझे तो यहाँ पर F2 और F3 की अगर हम बात करें तो देखिए F2 और F3 दोनों के तल अलग अलग है, दोनों के प्लेन्स अलग अलग हैं। ऐसे ही F1 और F3 इनके भी प्लेन्स अलग अलग हैं। तो ये दोनों ही जो पेयर होंगे यानी F1 और F3 या F2 और F3 ये नॉन कोप्लेनर फोर्सेस के पेयर्स होंगे। तो आई होप कि यहाँ से हमको कोप्लेनर फोर्स और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हमको समझ में आ गए होंगे। तो हम चलते हैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस की तरफ। तो फोर्स सिस्टम यानी कि बल निकाय को क्लासिफाई करने से पहले हम सारे फोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो हमने अभी देखा था। एक था कोप्लेनर फोर्सेस यानी कि समतलीय बल निकाय, समतलीय बल, और दूसरा था नॉन कोप्लेनर फोर्सेस यानी कि असमतलीय बल। इसमें अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोप्लेनर फोर्सेस की। तो कोप्लेनर फोर्सेस में जब हम आएंगे तो फर्दर इसमें हमको मिलता है जो पहला टाइप वो है कोलिनियर फोर्सेस, जिनको हम संरेखीय बल या एक रेखीय बल भी कहते हैं। ये ऐसे फोर्सेस हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही होती है। जैसे यहाँ पर F1, F2, F3 ये अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, जिसमें से F3 की जो डायरेक्शन है वो बाकी दोनों फोर्सेस से अपोजिट है। लेकिन अपोजिट होने के बाद भी इन सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कॉमन है। तो कॉमन लाइन ऑफ एक्शन पर लगने वाले फोर्सेस को हम बोल देते हैं कोलिनियर फोर्सेस या संरेखीय बल। जो दूसरा टाइप आता है वो है कॉन्करेंट फोर्सेस यानी कि संगामी बल। तो संगामी बल वो बल होते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर हैविंग द सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जिन बलों की लाइन ऑफ एक्शन, जिन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से होकर के पास हो, ऐसे फोर्सेस को हम कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। लाइन ऑफ एक्शन इसकी कोई सीमा नहीं होती है। जो एरो है जो आप जिससे आप फोर्स को डिनोट कर रहे हैं, उस एरो को आप आगे पीछे अगर बढ़ाएं तो वो जहाँ से भी पास हो, अगर सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करने पर या बिना एक्सटेंड किए किसी कॉमन पॉइंट से पास हो रही है तो वो सारे के सारे फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाएंगे यानी संगामी बल कहलाएंगे, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिख भी रहा है। इसके बाद जो अगला टाइप हमको मिलता है दैट इज़ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस यानी कि असंगामी बल। ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनकी सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन कॉमन पॉइंट पर नहीं मिलेगी। जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फोर्सेस दिख रहे हैं उनमें से कुछ फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन को जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो तो एक दूसरे से किसी कॉमन पॉइंट पर मिल रही हैं। लेकिन अगर हम ऑल फोर फोर्सेस को कंसीडर करें यानी कि चारों फोर्सेस को, तो उन चारों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट पर नहीं मिल रही है। तो इन सारे फोर्सेस को कंबाइंड फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो दीज आर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस और असंगामी बल इनको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा जो आता है वो आता है पैरेलल फोर्सेस यानी कि समानांतर फोर्सेस। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि पैरेलल फोर्सेस जो होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर लग रहे होते हैं। इनकी जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। लेकिन अब इनमें भी एक कंडीशन ये आ सकती है कि सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे होते हैं या फिर कुछ होते हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं पैरेलल होने के बाद भी। तो ऐसे पैरेलल फोर्सेस जो एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे उनको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं, जबकि जो ऑपोजिट होंगे उनको हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस यानी कि असमतलीय बल जो होते हैं उनको हम कितने तरीके से देख सकते हैं या क्लासिफाई फर्दर कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं वो आते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस यानी संगामी बल। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखिएगा, जो बलों को बोलने का तरीका है वो एक क्राइटेरिया ये था कि कोप्लेनर फोर्सेस थे। तो ये कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस थे, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस थे, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस थे। अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये है नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस यानी कि ऐसे फोर्सेस जो असमतलीय होंगे लेकिन वो संगामी भी होंगे। मीन्स इनका जो प्लेन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा, प्लेन ऑफ फोर्स वो तो अलग अलग होगा, लेकिन इन सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन किसी कॉमन पॉइंट से होकर के पास करेगी, यानी कि सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ओके, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा कीवर्ड लेते हैं। इसमें हम समझेंगे यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो रेड कलर के एरो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे फोर्सेस देखिए तो अलग अलग प्लेन पर हैं। यानी कि इसमें से दो फोर्सेस हैं जो फ्रंट वाले प्लेन पर लग रहे हैं, जबकि एक फोर्स है जो
लेफ्ट साइड वाले प्लेन पर, यानी कि लेफ्ट फेस ऑफ द क्यूबॉइड पर लग रहा है। यानी कि इनके प्लेन्स तो अलग अलग हो गए जिन प्लेन्स पर ये एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे फोर्सेस एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट पर आकर के एक दूसरे को मिल रहे हैं, यानी कि टच कर रहे हैं। वो जो पॉइंट है वो है ये वाला एज इस क्यूब का, ये कॉर्नर। तो ये सारे फोर्सेस नॉन कोप्लेनर होते हुए भी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शंस, तो इनको हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी कि असमतलीय संगामी बल। इसी का जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन कोप्लेनर। तो नॉन कोप्लेनर की तो हम बात ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हम फोर्सेस देखेंगे उनको देखिए। तो यहाँ जो हमने क्यूबॉइड लिया, इस पर लगने वाले फोर्सेस को अगर हम देखें तो इसमें ये जो फोर्सेस अब लगे, एक ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है और दो रेड कलर के एरो दिख रहे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे ये रेड और एक ये एरो। अगर इनको आप ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे अलग अलग प्लेन्स पर भी हैं और इनकी तीनों की लाइन ऑफ एक्शन किसी कॉमन पॉइंट पर भी नहीं मिलने वाली। यानी कि सबकी लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है, इन दो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन को हम पीछे बढ़ाएं तो ये ऊपर वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से कहीं मिल सकती है, बट उसी पॉइंट पर तीसरे वाले की लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिल रही। तो तीनों फोर्सेस को कंबाइंड फॉर्म में हम नॉन कॉन्करेंट बोलेंगे। और ये क्योंकि नॉन कोप्लेनर है ही हैं तो दीज विल बी कॉल्ड एज नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट टाइप इज पैरेलल फोर्सेस। जैसा कि हमने पहले देखा था, तो पैरेलल फोर्सेस जो सबसे नीचे डायग्राम आपको दिख रहा है, अलग अलग सरफेसेस पर लगने वाले फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोल देते हैं पैरेलल फोर्सेस। एंड अगेन यहाँ पर भी लाइक और अनलाइक फोर्सेस हो सकते हैं। अगर सारे के सारे जो पैरेलल फोर्सेस हमको सिस्टम पर लगे दिख रहे हैं उन सभी की डायरेक्शन भी एक ही है तो उनको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस बोल देते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर उनमें से कुछ फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उस ग्रुप को हम अनलाइक फोर्सेस बोलते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन या सिस्टम ऑफ फोर्सेस का जो क्लासिफिकेशन था वो हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कंटेंट क्लियर हुआ हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर रखिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।